नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मिल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर 2 में। पहला लेक्चर हमने देखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक्स देखा था हमने, आईसीटी के बेसिक्स के बारे में देखे थे, क्या है इंफॉर्मेशन, क्या है कम्युनिकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेव्स देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखे थे, रेडियो वेव्स को देखे थे। उसका फिर हमने इंटरफेरेंस को भी देखा था, क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। हमने उसके बाद अंतिम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, मॉड्यूलेशंस कैसे होते हैं, और इस पर 5G 4G इन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आपका मॉड्यूलेशन। क्या है मॉड्यूलेशन? तो सिंपल सा शब्दों में आप समझिए कि जैसे आप कभी किसी को, आपने बचपन में जरूर कभी ना कभी क्लासेस में पेपर मोड़ कर किसी को मारने का प्रयास किया होगा, पेपर फेंक कर। तो जब आप पेपर को डायरेक्टली मोड़ते हैं तो बहुत दूर तक नहीं जाता है, बट उसी पेपर के अंदर आप एक छोटा सा पत्थर, उस पत्थर के ऊपर पेपर को लपेट के मारते हैं तो काफ़ी दूर तक जाता है। जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं आराम से पहुँच जाता है। ठीक है, जो विंड का इंटरफेरेंस है, इन सभी चीज़ से वो अनअफेक्टेड होता है। तो मॉड्यूलेशन क्या है? देयर इज एन ऑर्डिनरी सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल विच इज इनकोडेड ऑन कैरियर सिग्नल दैट कैरीज सिग्नल विच ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। क्या है कि एक कैरियर सिग्नल है जिसके ऊपर हम अपने सिग्नल को स्टैब्लिश करते हैं और उसके थ्रू हम उसको मूव करवाते हैं। क्या है? द ओरिजिनल सिग्नल विच कैरीज द इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड ऑन टू कैरियर सिग्नल वाया डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। यहाँ पे कई सारे टेक्निक्स यूज होते हैं। तो मेनली क्या है कि आपका जो आपका इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल पर डालते हैं। कैरियर सिग्नल की अपनी फ्रीक्वेंसी है और हम उसको जो भी इंफॉर्मेशन है हमारा उसके डाल देते हैं ताकि वो आसानी से ट्रैवल कर सके। मेनली हमें 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन जानने चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उनको ये पढ़ना होता है काफ़ी डिटेल्स में। बट मैं आपको बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि कभी अगर आपके सामने ऐसे कुछ टर्म्स आएँ तो आपको ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल ही नया है। देखिए, पहला है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या है ये? तो देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, जैसे अज्यूम कीजिए कि ये आपका एक वेव है जो आपका इंफॉर्मेशन जा रहा है। इस वेव के अंतर्गत आपका सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम इसको क्या करेंगे, इस कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज करवाएंगे। ठीक है, ताकि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके आगे बढ़ जाए। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा जो सिग्नल होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आप देखिए, जो सेकेंड वेव है, अगर आपको याद हो फ्रीक्वेंसी का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था कि आइदर 2 मिनिमा और 2 जो मैक्सिमा है वो कितने देर में आ रहा है। जैसे 1 सेकेंड में कितने वेव ट्रैवल कर गया। जैसे अगर मैं देखूं कि यहाँ तक अगर मैं देखूं तो एक सेकेंड में कितने वेव ट्रैवल किए, 1, 2 और 3। तो 3 वेव हमारे ट्रैवल कर गए, मतलब 3 हर्ट्ज है इसका फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसका एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है और ये जो साइन वेव ऊपर आप देख पा रहे हो इसमें इंफॉर्मेशन है हमारा। इस दोनों को हमने जब कंबाइन किया कैरियर सिग्नल के ऊपर, जब हमारा इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, उसको हमने सुपर इम्पोज किया तो हमारा एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो गया। जो कैरियर सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड देखिए कैसे वेरी कर रहा है, जैसे आपका इंफॉर्मेशन वेरी कर रहा है। अगर आप इस दोनों को कंबाइन करना चाहो तो मान लो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, अगर मैं इसका वैल्यू 1 लेता हूँ और यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है, तो जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 प्लस 0 तो 1। वैसे ही यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस कुछ वैल्यू यहाँ पर होंगे। तो ऐसे ही ये मैसेज को कैरी करता जा रहा है, बट अपने अपने प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा है। जो इसका साइनोसुलर प्रॉपर्टी है उसके थ्रू ही ये मूव हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सिग्नल का स्ट्रेंथ होता है ना, वो आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर्ड के बराबर होता है। मतलब बराबर नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगता है। अब देखिए, जब भी कोई डिस्टर्बेंस होगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए इस इंफॉर्मेशन में या फिर कैरियर सिग्नल में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपका देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कितना बढ़ रहा है, और इसके अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है आपका सिग्नल स्ट्रेंथ, तो जब नॉइज आएगा तो नॉइज भी ऐसे ही डबल होगा, तो इफेक्ट ज़्यादा करेगा वो।
इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो AM रेडियो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा घरघराहट, बहुत नॉइज़ आते रहता है, जो पहले के ज़माने में पुराने जो रेडियोज़ हुआ करते थे। और इसी कारण देखिए एक और चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी है तो उससे होता क्या है कि ये काफ़ी फास्ट ट्रेवल करता है, काफ़ी दूर तक जा सकता है, बस यही इसकी एक खासियत है। बाकी इसमें नॉइज़ बहुत है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें नॉइज़ बहुत रहते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है। अगला आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? तो देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमारा क्या है, जैसे हमने पिछले में देखा कि जो आपका मैसेज सिग्नल है उसको हम सुपर इम्पोज करवाते हैं किस पर? कैरियर सिग्नल पर। एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आता है, बट जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में डिफरेंस ना लाके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ला रहे हैं। तो देखिए कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है, बट यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है और यहाँ पर देखिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखिए दोनों में आपको फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड तो फिक्स ही रहता है, जितना एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पर था उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी है, बट फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर अगर नॉइज आएगा भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो बराबर ही है। नॉइज जो है वो एम्पलीट्यूड में नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में आएगा। अब देखिए क्योंकि ये हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है तो बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका रेडियो स्टेशन है दिल्ली में और आपको जो आपका जो यूज़र्स हैं वो आपके मुंबई में है, तो वाया FM ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप दिल्ली में बैठ के मुंबई के अपने यूज़र्स को अपना जो भी रेडियो जॉकी है उसके थ्रू आप चला सको। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसे दिल्ली का एक अलग रेडियो चैनल है, उसके बाद मुंबई का एक अलग, जैसे आपने सुना होगा गुड मॉर्निंग मुंबई, ऐसे करके बहुत सारे चैनल मूवीज़ में, सीरियल्स में रेडियो का जो स्टार्टिंग का होता है वो दिखाई देता है। तो क्या होता है, अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग हमारे FM स्टेशंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता है? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा, जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेवलेंथ इसका कितना है, काफ़ी कम है, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखते हैं हम लोग बढ़ते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट पर। कि हमने अभी तक रेडियो वेव्स जो हैं उसका स्पेक्ट्रम तो हम जान ही रहे हैं, एक बार हम गो थ्रू करवाते हैं आपको रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम पर। देखिए रेडियो वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है वो आपका काफ़ी लो रेंज में है फ्रीक्वेंसी। आप अगर देख पाओ तो रेडियो वेव कहाँ तक है, 100 गीगाहर्ट्ज तक है अप्रॉक्सीमेटली। आप मान के चलो कि 1 किलोहर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज तक आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है। बाकी और भी जो आपके रेज हैं, वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इंफ्रारेड, विजिबल। जो विजिबल है वो भी है, उसका ज़्यादा है, रेडियो वेव से काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ का आगे मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो रेडियो वेव्स है वो काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, काफ़ी लोअर फ्रीक्वेंसी पे, बाकी एज कंपेयर टू अदर वेव्स और रेज। चलिए अब हम देखते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो मोबाइल फ़ोन्स है आपका, वो आपका काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रेडियो डिवाइसेज है जो कि एमिट और रिसीव दोनों कर सकता है मल्टीपल सिग्नल्स को। जैसे एक फ़ोन है आपका, ये मल्टीपल सिग्नल्स को रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। आप कॉल पर बात कर रहे हो तो आप सिग्नल्स को रिसीव भी कर रहा है, इसी बीच में आपका टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, आप व्हाट्सएप पर चैट भी कर पा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे फोटोज़ भी अपलोड कर पा रहे हो, सभी चीज़ें हो रही हैं। मतलब इनटेक और आउटगोइंग दोनों हो रहे हैं, ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है मल्टीपल सिग्नल्स। और ऐसा ही है कि दोनों मल्टीपल केसेस में वो स्विच भी कर सकता है,
बिटवीन डिफरेंट ऑल टुगेदर, ठीक है, जो एक टास्क से दूसरे टास्क में मल्टीटास्किंग भी है, ठीक है। एक और चीज़ है, इस मोबाइल टेक्नोलॉजी में हम डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो हमारा वॉइस क्लैरिटी है वो अच्छा आए, प्लस जो इंटरनेट डेटा है वो आपका फास्ट हो, कनेक्टिविटी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हो। जैसे देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि एक 1 किलोहर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज तक आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है। अब धीरे धीरे प्रतिदिन प्रति वर्ष जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि रेडियो वेव्स का हमने जो एक लिमिट ले रखा है वो इतना ही ले रखा है, इसमें भी हम पूरा यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एक संस्थान है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि डिफाइन करता है एक स्टैंडर्ड्स, मैक्रो स्टैंडर्ड सेटअप करता है ताकि हम डिसाइड कर सकें कि कौन से जनरेशन के टेक्नोलॉजी के लिए हमारे लिए कौन सा स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट है। आएंगे हम लोग 1G 2G पे भी आएंगे। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपका, इसी में हमको डिवाइड करना है। प्रति वर्ष यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो भी आपके जो ऑपरेटर्स हैं उसके जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको इसी में मैनेज करना है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जो वॉइस क्लैरिटी है वो अच्छा हो, इंटरनेट जो डेटा है वो अच्छा से हम दे पा रहे हैं, कनेक्टिविटी डेंसिटी मतलब कितने लोग कनेक्टेड हैं, ये सभी इंप्रूव हो। हमारा लक्ष्य केवल यही है मोबाइल टेक्नोलॉजी में। कुछ बेसिक टर्म्स भी देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक फिगर के माध्यम से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे 1G है, अगर आपको याद हो 90s में 80s में जो पहला फ़ोन आया था उसमें हम केवल बात कर सकते थे, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा इवॉल्व हुआ 2G, जिसमें हम SMS कर सकते थे, MMS यानी मल्टीमीडिया सर्विस, SMS यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये सभी चीज़ें इसमें आ रही थी। 3G में क्या हुआ, हमारा फ़ोन थोड़ा सा स्मार्ट हुआ, हमें चीज़ें काफ़ी स्पीड से मिलने लगी। यहाँ पर हम फोटोज़ वीडियोज़ भी भेज सकते थे, ये फीचर्स ऐड हुए। 4G में हम अल्ट्रा हाई स्पीड पर काम करने लगे, और 5G तो आप देख ही रहे होंगे, कई लोगों के पास जो ट्रायल वर्जन 5G का होगा वो काफ़ी अच्छे से उसको यूज़ कर पा रहे होंगे। स्पीड का अगर डिफरेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे तीनों में दिखा रखा है मैंने, 1G में, 2G में, 3G में, 4G में और 5G में। तो देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ मोबाइल टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले अगर हम देखें 1G को, अराउंड 1980s 90s में जो आपका एकदम बेसिक सर्विसेज थे, जो कि केवल बात कर पाना, हमारे वॉइस को केवल पहुंचा पाना दूसरे को, मेनली एनालॉग सिस्टम था और काफ़ी इसमें इंटरफेरेंस भी थे, मैंने आपको बताया भी था इंटरफेरेंस रहता है एनालॉग सिस्टम में। फिर आया आपका 2G में आप देख सकते हो GPRS, 2G 2.5G ये वाला जो पोर्शन था, एज जिसमें आप देखते होगे ऊपर कभी ई लिखा हुआ आता था आपके मोबाइल में, आज से लगभग 10 साल पहले 2013, 12, 11 के आसपास में ई या फिर जी लिखा रहता था, तो स्पीड आपको बिल्कुल मिलता ही नहीं था। आपने कोई टर्म सर्च किया और वो बफरिंग कर रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा था। तो ये आपका 2G वाला एरा था। अगर आपको याद हो तो एयरटेल का आई थिंक, और काफ़ी कॉस्टली भी था, कि एयरटेल का मुझे याद है 2013-12 के आसपास 249 रुपीज़ का 1 GB इंटरनेट मिलता था एक महीने के लिए, ठीक है। ये आपका 2G सर्विसेज था। फिर आया आपका 3G में आपको थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, आप यहाँ पर वीडियो कॉल्स कर पा रहे थे, ठीक है, और जो आपके वीडियो शेयरिंग हो पा रहे थे, इमेजेस शेयर हो पा रहे थे, हाई डेटा रेट्स था। और फिर आया हमारा फाइनली 4G 2016, 17, 18 के आसपास, 16 में मेनली, 15-16 में मेनली लॉन्च हुआ सब जगह, और इसने काफ़ी चेंजेस ला दिए। जैसे आप देखो तो जो आपका स्पीड था वो काफ़ी बढ़ गया, 1 Gbps बोलते तो हैं मैक्सिमम मिलने का, ऐसे बहुतों को मिल भी जाता है, बट जनरली इतना आपके पास आता नहीं है स्पीड। बट फिर भी एज कंपेरिजन टू 1G, 2G और 3G हमारे पास काफ़ी हायर स्पीड होते हैं 4G में। 4G में हुआ क्या, 4G में 2 टर्म्स आते हैं, LTE और VoLTE, VoLTE, आगे देखेंगे हम, इस पर बात करेंगे, ठीक है। और अब हम जी रहे हैं
5G के ज़माने में सब कुछ हो चुका है अल्ट्रा हाई स्पीड 5G। आप कोई भी वीडियो, कोई भी जैसे व्हाट्सएप आप चलाते हो, मान लो मैंने 200 MB का वीडियो भेजा आपको, पलक झपकते सेकेंड्स में ये वीडियो डाउनलोड हो जाता है। इवन 4G में भी टाइम लगता था कुछ। आपको अगर व्हाट्सएप आप चलाते हो तो जाहिर सी बात है देखे होगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जब आप कोई भी अटैचमेंट डाउनलोड करते हो तो वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर पूरा आता है तो डाउनलोड हो जाता है आपका। 4G में फिर भी इसमें टाइम लगता था, बट जो 5G है आपका, आप अगर देखो, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, वो डायरेक्ट ऐसा होगा। ठीक है, 5G अभी लिमिटेड शहरों में है, सभी जगह अवेलेबल नहीं है, बट कोशिश हो रही है कि 2023 के लास्ट तक 5G सब जगह आ जाए और फिर हम 6G पर आगे बढ़ सकें। ठीक है, इसके आगे एक और है 6G। इस पे हम 2-3 दिन बाद आएंगे। पहले हम अपना जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है उसको कवर करेंगे, जब हम डायनेमिक्स में घुसेंगे तब हम 6G पर बात करेंगे, क्योंकि अभी 6G रिसर्च फेज में है। इंडिया में भी इसके बस कहीं कहीं पर रिसर्च सेंटर है जिस पर इंडिया भी काम करना चाह रहा है आगे। चलिए, मोदी जी का न्यूज़ आपने देखा ही होगा 6G के इनॉग्रेशन लॉन्चिंग का, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहला टर्म जो हम देखते हैं वो है आपका लेटेंसी। क्या है लेटेंसी? तो टाइम टेकन फॉर ट्रांसफरिंग वन डेटा पैकेट। क्या है ये? कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये डाउनलोडिंग टाइम तो नहीं है, डाउनलोडिंग स्पीड तो नहीं है। नहीं, देखिए, जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट किया, कुछ सर्च किया, उसको उस रिक्वेस्ट को वापस डिलीवर करने में जो टाइम लगा वो है आपका लेटेंसी। लेटेंसी का यूनिट क्या होगा? टाइम। कितना टाइम आपको लगा उस डेटा पैकेट को ट्रांसफर करने में। अगर आप ये देख रहे हो कि कैसे डाउनलोड हो रहा है, तो वो डाउनलोडिंग स्पीड हो जाएगा, वो आपका किलो बाइट्स या फिर बाइट्स पर सेकेंड, किलो बाइट्स पर सेकेंड के रूप में आएगा। ठीक है, kbps, mbps, ऐसे। आई थिंक केबी और एमबी में सभी कंफर्टेबल होंगे, नहीं होंगे तो जब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो उसके में भी डिटेल में चर्चा कर दूंगा मैं एक बार। मोबाइल टेक्नोलॉजी के बाद हम कंप्यूटर पर ही आएंगे, उसके बाद फिर हम इंडस्ट्री 4.0 में घुसेंगे। ठीक है, चलिए, हो क्या रहा है, हम लोग बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम भेज सकें, इसके लिए हम लोग बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक और बात है, जैसे ही हम बैंडविड्थ बढ़ाते हैं, हम हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, तो हम ये भी हम देख रहे थे कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती हैं, इंटरफेरेंस हो सकता है। तो देखिए, और एक और बात, ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है ना, 1G, 2G, 4G, 5G, ये सभी आपका, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जो 5G है वो आपका रेडियो वेव्स में है, 6G जो है आपका वो EM वेव्स में या फिर इंफ्रारेड वेव्स में है, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब होगा गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 4G हो, 5G हो या 6G हो, ये सभी आपके रेडियो वेव स्पेक्ट्रम में ही आते हैं। ठीक है, बस हो क्या रहा है, हम टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का एडवांस कर रहे हैं मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम, बैंडविड्थ हम कॉमन ही ले रहे हैं। ठीक है, एक और बात, जब भी हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं ना, तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे आपने देखा होगा, जो आपके 4G फोन है वो 5G को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे ही जो आपके पहले के 2G और 3G फोन्स थे वो 4G को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो जब भी हम न्यू जनरेशन का टेक्नोलॉजी लाते हैं तो हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए कई सारा इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऑपरेटर्स को भी और जो यूज़र है उसको भी। ऑपरेटर्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देने पड़ते हैं और यूज़र्स को उन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए न्यू डिवाइसेस चाहिए होती हैं, तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए कोई भी ऑपरेटर तुरंत जल्दी से शिफ्ट नहीं करना चाहता है, वो ग्रेजुअली शिफ्ट करता है अपने टेक्नोलॉजी को, 3G टू 4G, 4G टू 5G, 5G टू 6G। 6G बहुत जगह वर्ल्ड में लॉन्च हो भी चुका है, बट इंडिया में अभी भी रिसर्च फेज में है। जैसे 5G काफ़ी जगह पॉपुलर है, बट इंडिया में कुछ दिन पहले अच्छे से लागू हुआ है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको दो टर्म के बारे में बोला था, LTE और वोल्टी। LTE क्या है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन,
चलिए, क्या है ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन? तो जैसे आपने देखा होगा, आप जब बहुत सारे मोबाइल्स में ऑप्शन होता है, सेटिंग्स में जाके आप देखना, जो नेटवर्क का ऑप्शन होगा उसमें, कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट वाला, उस पर जब आप लॉन्ग प्रेस करके रखे रहोगे तो आपको एक ऑप्शन खुल के आएगा सामने, अलाउ 4G फॉर बोथ सिम वाइल टॉकिंग, ऐसे करके कुछ आता है। मतलब कि जब आप कॉल पर हो किसी एक सिम से तो दूसरे सिम पर हम 4G यूज कर सके, या फिर उसी सिम पर भी हम 4G यूज कर सकें। तो ये क्या हुआ आपका? ये है आपका वोल्टी, यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE में क्या हो रहा था कि जब आपका कॉल आ रहा था तो आप या तो 2G या 3G ही यूज कर पा रहे थे, बट VoLTE में क्या हुआ कि जब आपका कॉल आएगा उसके बाद भी आप 4G नेट यूज कर पा रहे हो। ठीक है, आशा है ये दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, यहां पे एक सिंपल सा कंपैरिजन है 5G और 6G में। जब 6G आ जाएगा तो आप सोच सकते हो, जो आपका 21 TB का फाइल है जिसको 5 घंटे लगेंगे 5G में डाउनलोड करने में, वो आपका मात्र 18 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा जब 6G आ जाएगा मार्केट में। TB आप समझ पा रहे होगे, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि इस जो जनरेशन्स हैं हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी, 1G, 2G या 3G, 4G, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा 1G है, कौन सा 2G है? तो यहाँ पर एक बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स तो आपका लेटेंसी ही है, कि कितना टाइम आपको लग रहा है। जैसे अभी आप देखो तो 4G में आपको लगभग 10 मिलीसेकेंड के आसपास लग रहे हैं, या फिर मिलीसेकेंड के रेंज में आपको लग रहे हैं। बट वही चीज़ जब आप 5G में देखते हो तो लेस देन 1 मिलीसेकेंड, यानी मेनली ये माइक्रो सेकेंड रेंज में है, यानी 1 सेकेंड का 10/1/10⁶ भाग जो होगा, उतने सेकेंड में आपको ये रिस्पॉन्स बैक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आइए आप देखिए नीचे आइए, सबसे नीचे कनेक्शन डेंसिटी, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने सारे कनेक्शंस हैं अवेलेबल। 4G में अगर आप देखो तो 100,000 कनेक्शंस हैं, वहीं पर जो आपका 5G है वहाँ पर आपको 1 मिलियन कनेक्शंस हैं, और जब 6G आएगा तो ये और बढ़कर 10 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुँच जाएगा। अवेलेबल स्पेक्ट्रम अगर आप देखो तो इसका सीधा सा सेंस है सॉरी, कि कहाँ तक आप स्पेक्ट्रम को यूज़ कर पा रहे हो। 4G में आप मेनली 3 गीगाहर्ट्ज़ तक जा पा रहे थे, वहीं पर जो आपका 5G है इसमें आप 30 गीगाहर्ट्ज़ तक जा रहे हो। कहने का सेंस, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो आपका बैंडविड्थ भी बढ़ जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते हो। फिर आपका यह पीक डेटा रेट्स, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना आप देख सकते हो, तो लगभग 20 GB पर सेकेंड के आसपास, और यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड आपका 1 GB पर सेकेंड है 4G में। मेनली मैं 4G और 5G में कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही दोनों आपके रीसेंट हैं। 6G अभी आने वाला है और 3G 2G को गए हुए जमाना हो गया, तो मेनली आपको फोकस करना है 4G और 5G पर। जब 6G में काफ़ी हद तक रिसर्च हो जाएगा तब 6G भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप आओ तो डेटा ट्रैफिक। डेटा ट्रैफिक का सेंस हुआ कि आपने कितना डेटा यूज़ किया है। जैसे देखो क्या लिख रहा है 4G में 7.2 एक्साबाइट्स पर मंथ, मतलब एक महीने में आप कितना डेटा मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, 7.2 एक्साबाइट्स। यानी एक्साबाइट्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है नीचे, 1 बिलियन गीगाबाइट्स इज 1 एक्साबाइट, यानी एक महीने में आप 7.2 बिलियन गीगाबाइट्स डाउनलोड कर सकते हो। बट यहीं पर जो आपका 5G है इसमें 50 × 1 बिलियन गीगाबाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं, यानी 50 बिलियन गीगाबाइट्स को आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लगभग 7 गुना ज़्यादा। तो ये आपके 5 पैरामीटर्स हैं, और भी पैरामीटर्स हैं बट ये मेन 5 पैरामीटर्स हैं जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जनरेशन है। यहीं पर देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है,
ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन और यूनियन, जो कि आपका डिसाइड करता है मैक्रो रूल्स ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। क्यों? तो क्यों, देखिए, ताकि हम एक लेवल पे रह सकें। जब क्राइटेरिया एक सभी जगह सेम होंगी तो हमें एक ओवरऑल एक सेम क्राइटेरिया होंगे सभी के लिए, होल वर्ल्ड के लिए। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है जो कि मैक्रो रूल तैयार करता है। अब उस मैक्रो रूल्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपने अंदर माइक्रो रूल्स तैयार करती हैं, जिसमें जैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन है 3GPP। क्या है ये? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। यानी ये क्या है? ये एक अपना ऑटोनोमस बॉडी है, ये ITU के अंदर में नहीं आती है, बट इसके साथ कोलैबोरेट करके काम करती है। ये आपको दिशा निर्देश देती है कि स्पेक्ट्रम में कौन से स्पेक्ट्रम को यूज़ करना है 5G के लिए, 2G के लिए, 3G के लिए। ये सभी आपको 3GPP के द्वारा किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी अच्छे नेटवर्क के लिए आप खुद सोचो, जब आपके पास कोई आप किसी के पास कोई काम करवाने जाते हो तो आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए, है ना, एकदम फास्ट हो जाए। तो वैसे ही अच्छा नेटवर्क वो है जो कि जिसका स्पीड भी काफ़ी अच्छा हो, जब आप कुछ डाउनलोड करो तो काफ़ी जल्दी डाउनलोड भी हो जाए, और जब कुछ सर्च कर रहे हो, सर्फ कर रहे हो, तो वो तुरंत आपको रिस्पॉन्स बैक दे। तो लो लेटेंसी एंड गुड स्पीड, ये आपका हो गया एक अच्छे नेटवर्क का फीचर। ठीक है, चलिए अब 5G के क्या फीचर्स हैं थोड़ा उस पर भी हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कम होगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हम बहुत दूर दूर टावर्स रख नहीं सकते। अगर हम काफ़ी दूर दूर पे टावर रखेंगे, जैसे एक टावर यहाँ पे रखा, एक टावर यहाँ पे रखा, और मेरा वेवलेंथ इतना ही है, तो फिर यहाँ पे मुझे एक टावर चाहिए होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, और टावर्स एस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी कॉस्टली अफेयर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेल्स एस्टेब्लिश करते हैं छोटे छोटे। जैसे देखो, आप यहाँ पर एक टावर है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से हर छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो कनेक्टेड है। एक सेल यहाँ पर है, एक सेल यहाँ है, ये एक सेल है, ऐसे ये एक सेल है। अब जो यूजर्स है ना, वो इस टावर से नहीं कनेक्ट होके ये इस सेल से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो काम ये टावर कर रहा था वही काम ये सेल, छोटे छोटे सेल्स करेंगे। फायदा क्या होगा कि ये कम डिस्टेंस पे भी रह सकते हैं। भविष्य में आप देखोगे जरूर कि ये नंबर ऑफ टावर्स कम हो जाएंगे। जो आपने टावर्स देखे होंगे घर पर, छत पर, फील्ड में, ये सब जो टावर्स हैं ये कम हो जाएंगे। ये जो स्मॉल सेल्स हैं ये आपको हर 100 मीटर पे, 50 मीटर पे, 200 मीटर पर दिखाई देंगे, और इससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। एक और फीचर है इसका, मैसिव मीमो। मीमो का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मतलब मल्टीपल जगह से वो इनपुट ले सके और मल्टीपल यूजर्स को आउटपुट प्रोवाइड कर सके। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। और लास्ट है इसका बीम फॉर्मिंग। बीम फॉर्मिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो बीम होता क्या है। जैसे मान लो आपने अपने घर में सभी ने वो बल्ब देखा होगा जो 100 वाट का बल्ब आता है, बड़ा सा पीला रंग वाला, सभी ने देखा होगा। ठीक है, अब जब इसको आप जलाते हो तो लाइट इधर भी गया, 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 इधर भी गया। है ये 100 वाट का, ठीक है, बट लाइट सभी जगह जा रहे हैं। वहीं पर आप एक टॉर्च लाओ, ठीक है, टॉर्च से जब आप रोशनी मारते हो तो एक बीम निकलता है कुछ ऐसा, ठीक है। अब आप इमेजिन करो 1 मीटर यहां से, या 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, मान लो 100 मीटर, मैं काफ़ी ज़्यादा दूर रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर, जो भी कह लो। अब इतने डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होगा इस बल्ब के कारण, और सेम डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होगा इस टॉर्च के कारण, क्या वो सेम होगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसका जो लाइट है, जो लुमेंस है, इल्यूमिनेशन है, वो सब तरफ है, इधर 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 चारों तरफ में है, मल्टी डायरेक्शन में, तो चीज़ें बट जा रही हैं। बट जो आपका टॉर्च है, इसका जो बीम है वो फोकस हो रहा है एक तरफ, तो इंटेंसिटी यहाँ पर इससे ज़्यादा होगी। तो ये जो सेल्स हैं ये लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को आपको एक तरफ लोकलाइज कर देता है, तो होगा क्या, आपको इंटेंसिटी भी अच्छा मिलेगा और कनेक्शन भी अच्छा रहेगा। इसीलिए हम इसको जगह जगह पर सेटअप कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स, यूजर्स के पास हो तो उसके तरफ वो आराम से उसको नेटवर्क को डायरेक्ट कर सके। ठीक है, इस एग्जांपल से ध्यान में रखोगे, याद रहेगा। अब देखिए 5G के कई एडवांटेजेस हैं, जो भी हमारे सेक्टर हैं उस पर कई बहुत सारे सेक्टर हैं। जैसे सबसे अच्छी बात तो है कि आपका बेटर कम्युनिकेशन होगा क्योंकि अल्ट्रा फास्ट स्पीड है। जो स्ट्रीमिंग में दिक्कत होता है, आपने जैसे आप कभी ऑनलाइन क्लासेस करते रहते हो तो मैम आवाज़ चला गया, सर वीडियो नहीं आ रहा है, सर आपका चैट नहीं दिख रहा है, ये सभी चीज़ें भविष्य में ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी स्पीड काफ़ी अच्छा आ रहा है। फिर आप देखो तो AR और VR टेक्नोलॉजी, ये आपका काफ़ी इमर्जिंग और काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा क्योंकि मैं इसे इतने छोटे में समझाना नहीं चाहता हूँ। इस पर मैं एक पूरा क्लास लूँगा जिसमें AR VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स, इन तीनों पर मैं चर्चा करूँगा। AR VR पर क्योंकि मैंने काम भी कर रखा है तो थोड़ा आपको मैं डिटेल आइडिया भी दूंगा उसका, क्योंकि फ्यूचर आपका वही है, आज नहीं तो कल आप किसी न किसी महकमे के अधिकारी हेड बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है भविष्य में इंटरप्राइज के रूप में AR VR आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है और एज अ स्टूडेंट भी आपको, क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में आपको इस चीज़ जानना चाहिए। फिर आप देखो तो रिमोट सर्जरी, यानी जब कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा तो लैग नहीं रहेगा, कोई बफर नहीं होगा, तो सर्जरीज और फिर जो भी हमारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उन सभी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का सीधा सेंस आप समझो कि कोई रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है, उसको मान लो 10 व्यक्ति कर रहा है रोज, बट अगर उसको हम कुछ ऐसे मशीन्स, कुछ ऐसे कोड्स हम लगा दें ताकि वो ऑटोमेटिकली होते रहे, मुझे इन 10 व्यक्तियों को तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं पड़े। वैसे ये जॉब्स खा रहे हैं, बट अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उसे 10 व्यक्ति को जो तनख्वाह देना पड़ रहा है प्रति महीने के हिसाब से, अगर वो उसको जोड़े तो हो सकता है उससे कम में उसको ये ऐसा कुछ मशीन मिल जाए, कुछ ऐसा कोड मिल जाए ताकि वो उस चीज़ों को ऑटोमेट कर सके, वहाँ पर किसी व्यक्ति की ज़रूरत ना हो। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो, इसको नेगेटिव सेंस में ना सोच के कुछ ऐसे सेंस में सोचो कि जहाँ पर चीज़ें हजार्डस हैं, वहाँ पर व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई पर्सनल नहीं जा सकता है, वहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे कि वो ऑटोमेटिक हो जाए तो वही आपका ऑटोमेशन कहलाता है। यानी कुछ चीज़ें जो मैनुअल, जिस पे हम उतना यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उसको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं ताकि वो चीज़ें ज़्यादा स्मूथली अच्छे से चल सकें। तो ये हो गया आपका ऑटोमेशन। इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होगा, तो ऑटोमेशन के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, काफ़ी अच्छी फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए। और लास्ट है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। IoT, AR, VR, मशीन लर्निंग, ये सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडस्ट्रियल 4.0 और जो आगे वाले 5.0 होंगे उसमें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हम काफ़ी बात करेंगे, कुछ जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करता है। भविष्य में भी आप फ्यूचर में आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे, जहाँ पर होंगे, उसको आप यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हो सोशल लाइफ में। ठीक है। अब देखिए, जब 5G पर रिसर्च चल रहा था तो 5G पर काफ़ी सारे वो भी चले कि ये काफ़ी डेंजरस है, बर्ड्स को हानि करता है, ह्यूमंस को हानि करता है। तो मैंने आज के क्लास के शुरुआत में ही आपको रेडियो स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि रेडियो स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है, फिर आपका विजिबल भी है यहाँ पर, फिर अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, समथिंग। मिनिमम जो आपका रेंज है वो आपका रेडियो वेव्स का है। विजिबल रेंज जो आपका है वो भी उससे ज़्यादा है, रेडियो वेव से ज़्यादा है। लोगों का कहना था कि क्योंकि ये काफ़ी
फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे हाई एनर्जी होगा जो हमें सेलुलर लेवल पे डैमेज करेगा, क्योंकि हम ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं। 5G लगभग यहाँ का बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है। तो अब लोगों का कहना था कि जब ये 30 गीगाहर्ट्ज़ के आगे का बैंडविड्थ यूज़ करेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो जब वो एनर्जी हमसे टकराएंगे, जो रेडिएशंस हैं हमसे टकराएंगे, टावर से निकलने वाले रेडिएशन, तो हमको हार्म करेंगे, सेलुलर डैमेज करेंगे। तो देखिए इसमें अब ये एक रिसर्च का विषय है, लेकिन आप खुद सोचो कि जब विजिबल रेंज आपका इतना है और आपके अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये सभी आपको लगातार रोज हिट कर रहे हैं और वो आपके सेल्स को अभी तक उतना डैमेज नहीं कर पाए हैं, तो आपको लगता है कि जो फ्रीक्वेंसी का रेंज उससे कम है उसका रेडिएशंस आपको उतना हिट करेगा कि आपके सेलुलर लेवल पे वो डैमेज कर देगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ये 100% सही है, बट ये चीज़ रिसर्च का विषय है कि ये कितने लेवल तक इफेक्ट कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच इफेक्ट। ठीक है, अगला है आपका एक ये आया था कि इसके कारण वायरस स्प्रेड हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये किसी इंडिया के स्मॉल छोटे से गांव, छोटे से शहर में से ऐसा कुछ अफवाह हो रहा था। ये उड़ा था अफवाह जो सबसे सभ्य समाज हैं पूरे वर्ल्ड के, जो अपने आप को मानते हैं कि हम सबसे सभ्य हैं, हम सबसे बेटर हैं। यूरोप के शहरों में ऐसे र्यूमर्स थे कि क्योंकि इन 5G टावर्स के थ्रू इन वायरसेस का स्प्रेड हो रहा है, जो कि बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज को इसलिए मैंने यहां पे प्रॉब्लम अज्यूम्ड लिखा है, एक्चुअल प्रॉब्लम है नहीं, बट लोगों को ऐसा लगता है। अगला है किल्स बर्ड। इस पर एक मूवी भी बनी जो आपका रोबोट 2.0 था, बट ये भी एक रिसर्च का विषय है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब बाकी रेज, बाकी लाइट्स, बाकी रेडिएशंस उसको इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर केवल सॉरी रेडियो वेव्स के कारण इतना इफेक्ट क्यों होगा। 1 सेकेंड। थैंक यू। अब देखिए एक क्वेश्चन है मेरा यहां पर, आप देख पा रहे होंगे कि वाई मोबाइल फोन्स आर कॉल्ड सेल फोन्स। ये चीजें क्लियर हो गई। ये अज्यूम प्रॉब्लम्स थे जिनका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है। रिसर्च का रीजन है, रिसर्च किया जा सकता है उस पर, और रिसर्च के बाद ही, प्रॉपर रिसर्च के बाद ही कोई इस पर टिप्पणी कर सकता है कि ये कितना इफेक्टिव है। बट अकॉर्डिंग टू मी फिलहाल 95 से 98% तक ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है उस रेडिएशन के कारण, क्योंकि बाकी रेडिएशंस भी आपके शरीर पर पड़ रहे हैं और उससे अभी तक आपको कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो इस रेडिएशन से भी ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं होने वाला है, बट आई कांट बी 100% श्योर, इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। चलिए नेक्स्ट है आपका वाई मोबाइल फोन्स आर कॉल्ड सेल फोन्स। तो देखिए जो मोबाइल के टावर्स होते हैं वो आपके कुछ इस तरह से सिचुएटेड होते हैं, हेक्सागोनल सेल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये उतना अच्छे से प्रॉपर बन नहीं पाया। ठीक है, यहां पर मिड में होता है आपका टावर। अब आप कहोगे कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही क्यों होता है, ऐसा सेल स्ट्रक्चर ही क्यों होता है। अब इसी सेल स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम पड़ा है सेलुलर फोन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये सेलुलर ही स्ट्रक्चर क्यों, ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों। तो देखिए आप कह सकते हो कि सर ये तो सर्कल स्ट्रक्चर भी हो सकता था। ठीक है, अब जब सर्कल स्ट्रक्चर होता तो आप गौर करो बीच का जो ये वाला पॉइंट है ये खाली छूट जाता, क्योंकि ये जो टावर है यहीं तक अपना रेंज फैला पाता, ये वाला टावर यहां तक अपना रेंज फैला पाता, और ये टावर यहां तक फैला पाता। तो जो बीच के लोग थे यहां पर उनको नेटवर्क मिलता ही नहीं। ठीक है,
अब अगर मैं कोइंसाइड करवा देता इसको ऐसा, उसको कवर अप करने के लिए, तो आप अपने टावर्स को बर्बाद कर रहे हो, मतलब फालतू के जगह के लिए आप 3-3 टावर को इंगेज कर रहे हो, इस ओवरलैपिंग हो रहा है तो हम इसको भी नहीं कर सकते थे। स्क्वायर जो है, अब बोलोगे कि स्क्वायर रेंज में करते, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो जो आप एरिया निकालोगे ना, तो हेक्सागन में मैक्सिमम कवरेज आप कर पाते हो एज कंपेयर टू स्क्वायर्स। तो इसीलिए हम लोग हेक्सागन को प्रीफर करते हैं और हेक्सागन ही हमारा यूज होता है वैसा ही। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। जनरली मैंने ये कहीं पे किसी इंटरव्यू में ही किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हुए देखा था, इसलिए मैंने सोचा इसे ऐड कर देता हूँ ताकि भविष्य में आपसे कभी पूछा जाए तो आपसे ये गलती ना हो। क्यों कहते हैं सेल फोन्स? क्योंकि उसके जो टावर्स होते हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर में बैठाए जाते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं 5G और 6G में। तो सबसे पहले जो कि 6G क्या है आपका? फ्यूचर जनरेशन, 5G का फ्यूचर जनरेशन। मैंने आपको बोला ही कि जब भी आप जनरेशन में चेंज लाते हो तो आपको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। एक और बात, इंडिया का जो स्पेक्ट्रम है ना, प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अब देखो, एट द एंड टेलीकॉम जो कंपनीज हैं, अगर वो यहाँ पर ज़्यादा प्राइस पे कर रही हैं स्पेक्ट्रम के लिए, तो वो अपना जो पैसा है वो पेबैक कैसे करवाएंगी? कंज्यूमर से करवाएंगी। तो कंज्यूमर एंड पे वो बढ़ेगा, यूज़र एंड पे आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये भी एक मतलब इसको कह सकते हो आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क में एक समस्या है, जो कि यूनिफॉर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात कि हमारा इंडिया जो है ना, वो सेमीकंडक्टर का कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमें हर चीज़ के लिए बाहर से डिपेंडेंट होना पड़ता है, चाइना पे या फिर ताइवान पे, अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये भी एक चैलेंजेस हैं कम्युनिकेशन के, जितने भी डिवाइसेस हैं उसको सेटअप करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में। ये तो थे कुछ टर्म्स जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए। अब जो सेलफोन नेटवर्क है वो कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो हम देखेंगे। ऐसे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, हो सकता है आप लोगों ने उसको देखा होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। क्या है, 3 तरीके जो 3 टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होते हैं। पहला है आपका FDMA, TDMA और तीसरा है CDMA। FDMA क्या है? FDMA है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन यानी फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों को एक्सेस दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यहां पर एक ग्राफ के थ्रू भी आपको जिसको आप हिस्टोग्राम कह सकते हो, उसके थ्रू आपको दिखाया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी को मैंने बांट दिया है सेम टाइम के लिए। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, इस चीज से आप बेटर समझ पाओगे। मान लीजिए आपकी क्लासेस चलती है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 1-1 घंटे की क्लास होती है। तो अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि जो 9 बजे से 12 बजे की क्लास है उसको मैं 3 क्लास में लूं। ठीक है, जो 3 घंटे की क्लास है, मुझे 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, एक क्लास में आपका हिस्ट्री चले, दूसरे क्लास में ज्योग्राफी चले और तीसरे क्लास में आपका साइंस एंड टेक चले। मैंने क्या किया, 10 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक अलॉट कर दिया, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक ज्योग्राफी को अलॉट कर दिया, 60 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज तक साइंस एंड टेक को अलॉट कर दिया। तो टाइम मेरा 9 से 12, यानी टाइम तो सेम रहा, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे 10 से 50 हर्ट्ज तक हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 50 से 60 हर्ट्ज तक हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और 60 से 80 हर्ट्ज तक हम साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए तो रेडियो सेम टाइम पर 10 बजे 92.5 पर 93.5 पे, 92.7 पे, विविध भारती का जो चैनल है, सब पे अलग अलग प्रोग्राम आते रहते हैं। क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी पे चेंज कर दिया, सेम टाइम पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चीजें आएंगी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्लियर है? आइए फिर हम मेरे थ्रोट में थोड़ा पेन है इसलिए मे भी कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार, काइंडली बियर विथ मी। चलिए,
फिर हम आते हैं TDMA पर, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी हम टाइम को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो आप एक बात गौर किए होंगे, रेडियो पर अगर आप देखो सेम 92.7 FM पर 9 बजे कोई और प्रोग्राम आता है, 10 बजे कोई और जॉकी आता है, 11 बजे कोई और प्रोग्राम आता है। तो हो क्या रहा है, हमने टाइम को डिवाइड कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेम रखा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हियर ऑल्सो यू सी फ्रीक्वेंसी इज सेम, टाइम वी हैव चेंज, इतने देर में ये, इतने देर में ये, इतने देर में ये। जैसे आप अपना क्लास का एग्जांपल लो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 9 से 10 हिस्ट्री, 10 से 11 ज्योग्राफी, 11 से 12 साइंस एंड टेक, सेम रूम में। रूम क्या हो गया आपका, टाइम, यानी टाइम सेम है, सॉरी रूम क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम है एक ही जगह पर, और टाइम चेंज हो रहा है। FDMA में क्या था, टाइम सेम है 9 से 10, उस 9 से 10 में 93.5 पे कुछ और चल रहा है, 92.7 पे कुछ और चल रहा है, और विविध भारती पे कुछ और चल रहा है। ये हो गया आपका FDMA और TDMA। अब आता है आपका CDMA। क्या है CDMA? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो दो यूजर्स हैं उन दोनों के बीच में हम कोड स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। जैसे यूजर 1 है, यूजर 2 है, इसने जब इसको कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो एक कोड हुआ, और इससे जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ कनेक्शन का, ये दोनों कोड के थ्रू है। जो एक कोड इसे और इसे मालूम है केवल, बाकी लोगों के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। जब आप कॉल करते हो, डायल करते हो, तो यही कोड जनरेट होता है, ठीक है, नंबर्स जो आपके अलग अलग होते हैं। तो कोड आपका जनरेट हो गया, बाकी लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो बाकी लोगों के लिए क्या होगा, वो नॉइस की तरह ट्रीट करेगा। जैसे मान लो आप कभी गाना सुनते हो तो बीच में थोड़ा थोड़ा नॉइज आता है ना, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको नॉइज। अगर आपको समझ में आता रहता तो आप उसे नॉइज नहीं कहते। एग्जाम्पल हो, आपका एक क्लास में मैथ्स पढ़ाई हो रहा है, मैथ वाले सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आपको केवल हिंदी आती है। बगल वाले क्लास में कोई तमिल टीचर है, वो तमिल पढ़ा रहा है, तो वो आपको जो आवाज़ साइड से आ रही होगी वो आप उसको नॉइज़ की तरह ही ट्रीट करोगे, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आ रही, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो। तो यही आपका एक प्रॉब्लम था CDMA में, कि कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो जा रहा था, अच्छा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा था, बट सेम टाइम पर सेम फ्रीक्वेंसी पे हम अलग अलग लोगों को यूज़ कर पा रहे थे वाया कोड। हमें टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं थी, फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था, नॉइज़ आ रहा था काफ़ी। जिन्होंने जो 90s किड हैं वो इसको समझ पाएंगे, हज का छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज, CDMA सिम उन्होंने देखा होगा, ठीक है। यही है आपके 3 टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। आशा है ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग थोड़ा कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे रोबोटिक्स पर, AR VR और IoT पर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 सभी पर चर्चा करेंगे। तो आशा है आज की क्लास से आप बहुत कुछ ग्रास्प कर पाए होंगे। मिलेंगे फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, फटाक से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रोबोटिक्स और नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।